खाली घर एपिसोड 2। वो जिन थे। फुरकान मामू ने अपने गिर्द कंबल को अच्छी तरह लपेटते हुए कहा, इसका मतलब है कि मस्जिद में मौलवी मुख्तार की सूरत में जो शख्स आपके सामने आया वो भी जिन था। बेशक, क्योंकि मौलवी मुख्तार उस सुबह बीमार थे, वो घर से नमाज पढ़ाने निकले ही नहीं। फुरकान मामू ने कहा, क्या जिन भी नमाज पढ़ते हैं? अकबर ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, इंसानों की तरह जिन भी मुसलमान होते हैं, नमाज पढ़ते हैं। मामू, आपने बताया कि जब आप दरवाजा खोलकर अचानक बाहर आए तो आपने चूं चां की आवाजें सुनी, वो क्या थी? अकबर ने सवाल किया। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जिनों की जबान थी। उनके बोलने का अंदाज बिल्कुल उसी तरह का था जैसे टेप को हाई स्पीड में चला दिया जाए तो आवाज समझ में नहीं आती, बस चूं चां किसी आवाजें सुनाई देती हैं। फुरकान मामू ने कहा। अच्छा मामू, अब दूसरा वाकया सुनाएं, अकबर पुरशौक लहजे में बोला। दूसरा वाकया यूनिवर्सिटी के ज़माने का है, फुरकान मामू ने कहना शुरू किया। उस वक्त हम नए नए यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए थे। हमारे घर से यूनिवर्सिटी कोई 1 मील के फासले पर होगी। हम उस वक्त पैदल आया जाया करते थे। साइकिल हमारे पास 1-2 साल बाद आई। वापसी पर हमारी 4-5 लड़कों की टोली होती थी। हम रास्ते भर शरारतें करते आते। अलीगढ़ में नई बस्ती के नाम से एक मोहल्ला है, उसके पास एक मस्जिद थी। उस मस्जिद में एक तहखाना था। हम जब भी वहां से गुजरते तो मेरी ख्वाहिश होती कि इस तहखाने के अंदर जाकर देखूं। एक दिन हम एक गिरगिट का पीछा करते मस्जिद के करीब पहुंच गए। गिरगिट तहखाने के रोशनदान में गायब हो गया। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि तहखाने के अंदर जाऊं या न जाऊं कि मुझे तहखाने की सीढ़ियों से बाहर आता सरवर नजर आया। उसने मुझे इशारे से बुलाकर कहा, आओ फुरकान, अंदर चलकर तहखाना देखोगे? हाँ, क्यों नहीं, ये कहकर मैं सरवर के पीछे चला, जो अब वापस होकर सीढ़ियां उतर रहा था। दोपहर का वक्त था। तहखाने की इब्तिदाई सीढ़ियों पर रोशनी थी। मैं तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। जूं जूं मैं आगे बढ़ता गया, रोशनी गायब होती गई। सरवर इतनी तेजी से सीढ़ियां उतरा था, मैं चाहता था कि उसे पकड़ लूं ताकि तहखाने में मुझे डर न लगे। मैंने तहखाने की आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि मैंने कुछ अंदर हेवले से देखे। ये हेवले मेहराबों के दरमियान बैठे थे। जब मैं सीढ़ियां उतर रहा था तो मेरे कानों में आवाजें आ रही थीं। अरे ये कौन आ रहा है? ये तो इंसान का बच्चा मालूम होता है। इसे कौन लाया यहां? सरवर का दूर तक पता ना था। तहखाने में अंधेरा था, बस अंदर से आवाजें आ रही थीं। अरे भागो यहां से, तुम्हारे साथी चले गए। यह आवाज सरवर की हरगिज न थी। अब अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई गड़बड़ है। मुझे बेहद डर लगा। मैं उल्टे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगा। बाहर आकर देखा तो मेरे सारे साथी गायब थे। मैंने दौड़ लगाई, लेकिन मुझे रास्ते में कोई न मिला। यहां तक कि मेरा घर आ गया और मैं घर में दाखिल हो गया। दूसरे दिन यूनिवर्सिटी पहुंचकर मैंने अपने साथियों से शिकायत की कि तुम लोग मुझे छोड़कर इतनी जल्दी कहां गायब हो गए थे। मेरी शिकायत सुनकर उन्होंने उल्टा मुझे डांटा और पूछा कि हम तो कितनी देर तक तुम्हारा इंतजार करते रहे, तुम खुद ही गायब हो गए थे। मैंने सरवर से कहा, सरवर मैं कहां गायब हुआ था? तुम तो मेरे साथ थे, तुम ही तो मुझे तहखाने में ले गए थे। सरवर ने मेरी शक्ल देखी और हंसकर बोला, वाह भाई वाह, मैं कब तुम्हें तहखाने में ले गया था? क्या बेपर की उड़ा रहे हो? सरवर, क्या तुम वो नहीं थे? तुम वो नहीं थे तो फिर कौन था जो मुझे तहखाने में ले गया था? कौन भाई, किसकी बात कर रहे हो? सरवर ने पूछा। जवाब में मैंने अपने दोस्तों को सारी रुदात सुना दी। मेरी बात सुनकर सब परेशान हो गए और हम सब ने तय कर लिया कि आइंदा उस मस्जिद के इहाते में नहीं जाएंगे। उस तहखाने में दरअसल जिन रहते थे। हम लोग रोजाना मस्जिद के करीब से गुजरते थे और कभी कभी मस्जिद के अंदर भी चले जाते थे। मैं जब अंदर जाता तो मेरे दिल में यह ख्वाहिश पैदा होती कि तहखाने को अंदर से देखूं। उस दिन जब हम गिरगिट के ताक़ुब में मस्जिद के अंदर चले गए थे तो मेरे दिल में यह ख्वाहिश मौजूद थी। बस उसी वक्त किसी जिन के बच्चे ने सरवर की शक्ल इख्तियार कर ली और वो शरारती बच्चा मुझे अंदर ले गया।
ماموں فرقان نے اپنا قصہ ختم کیا تو چند لمحوں کے لیے خاموشی چھائی رہی. بس گاڑی چلنے کی آواز آ رہی تھی یا لوگوں کے دل دھڑک رہے تھے. کہتے ہیں کہ جب بھی کسی محفل میں جنات کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں آس پاس ہی کوئی جن ضرور موجود ہوتا ہے. ہو سکتا ہے یہ بات صحیح نہ ہو، محض لوگوں کا خیال ہو، لیکن اس وقت یہ بات بالکل صحیح تھی. اس بوگی میں جنات کا ذکر ہو رہا تھا تو برابر کی بوگی میں ایک جن موجود تھا. وہ لمبا چوڑا آدمی کمبل اوڑے بڑی خاموشی سے گاڑی کے فرش پر بیٹھا تھا. اس بوگی میں ٹکٹ کلیکٹر لوگوں کے ٹکٹ چیک کر رہا تھا. ٹکٹ چیک کرتے کرتے وہ اس لمبے چوڑے آدمی کے نزدیک آیا اور بولا، اپنا ٹکٹ دکھاؤ. اس لمبے چوڑے آدمی نے جیسے سنا ہی نہیں، خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا. تب کلیکٹر نے اس کے کمبل کا کونا پکڑ کر ہلایا اور کہا، بھائی ٹکٹ دکھاؤ. اب اس لمبے چوڑے آدمی نے اپنا سر اٹھایا اور خالی خالی نظروں سے ٹکٹ کلیکٹر کو دیکھا. زبان پھر بھی نہ ہلائی. میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ جلدی سے ٹکٹ دکھاؤ. ٹکٹ کلیکٹر نے ذرا سخت لہجہ اختیار کیا. ٹکٹ؟ اس لمبے چوڑے آدمی نے بڑی معصومیت سے پوچھا. ہاں بھائی ٹکٹ. کیا تم نے کبھی ٹکٹ نہیں دیکھا؟ نہ جی، مجھے تو نہیں معلوم کہ ٹکٹ کیا ہوتا ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا. ذرا دکھائیں تو کیسا ہوتا ہے ٹکٹ؟ اس کے لہجے میں بڑی معصومیت تھی. ٹکٹ کلیکٹر کو یہ سن کر غصہ بھی آیا، ہنسی بھی آئی کہ کس دیہاتی سے پالا پڑ گیا. اس نے برابر بیٹھے ایک مسافر سے کہا جس کا ٹکٹ وہ ابھی چیک کر چکا تھا، ذرا اپنا ٹکٹ انہیں دکھانا. اب وہ تفریح کے موڈ میں آ گیا تھا. اچھا جی. اس مسافر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا لیکن ٹکٹ نہ تھا. پھر اس مسافر نے اپنی ساری جیبیں ٹٹول لیں لیکن ٹکٹ نہ ملا. پتہ نہیں جی کدھر گیا، ابھی تو میں نے جیب میں ہی رکھا تھا، مسافر بولا. اس مسافر سے مایوس ہو کر ٹکٹ کلیکٹر نے ایک اور مسافر سے کہا، آپ اپنا ٹکٹ دکھائیں. اس مسافر نے بھی اپنی جیبیں ٹٹولیں لیکن ٹکٹ اسے بھی نہ ملا. اس طرح ایک ایک کر کے ٹکٹ کلیکٹر نے سب مسافروں سے پوچھ ڈالا لیکن کسی کی بھی جیب سے ٹکٹ نہ نکلا. وہ جس سے بھی ٹکٹ کے لیے کہتا وہ مسافر اپنی جیبیں ٹٹول کر رہ جاتا. پھر ٹکٹ کلیکٹر کو خیال آیا کہ اس کی جیب میں بھی کچھ ٹکٹ پڑے ہوئے تھے. اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر ایک ایک کر کے سب جیبیں دیکھ ڈالیں لیکن ٹکٹ نہ ملنے تھے، نہ ملے. ٹکٹ کلیکٹر کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں. ایسی صورتحال کبھی پیدا نہ ہوئی تھی کہ پوری بوگی میں ایک مسافر کے پاس بھی ٹکٹ نہ تھا، جبکہ کچھ دیر پہلے سب نے اپنے ٹکٹ دکھائے تھے. کیا ہوا جی، آپ نے مجھے ٹکٹ نہیں دکھایا؟ اس لمبے چوڑے آدمی نے اپنے چہرے سے کمبل ہٹاتے ہوئے کہا. اس کو چہرہ کسی چھپکلی کی طرح بالکل زرد تھا. ٹکٹ کلیکٹر نے فوراً اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی. اس کا چہرہ دیکھ کر جانے کیوں اسے خوف سا محسوس ہوا. ٹھہرو، میں دوسری بوگی سے ٹکٹ لے کر آتا ہوں. یہ کہہ کر ٹکٹ کلیکٹر دوسری بوگی میں چلا گیا. اس کے جانے کے بعد وہ لمبا چوڑا آدمی بھی اٹھا اور مسافروں نے اسے دروازے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. 5 منٹ بعد وہ ٹکٹ کلیکٹر واپس آیا. اس کے ہاتھ میں کئی ٹکٹ تھے لیکن اس لمبے چوڑے آدمی کی جگہ خالی تھی. کدھر گیا یہ؟ ٹکٹ کلیکٹر نے اس کے قریب بیٹھے ہوئے مسافر سے پوچھا. وہ جی دروازے کی طرف گیا تھا، اس نے بتایا. ٹکٹ کلیکٹر دروازے کی طرف آیا. وہاں کوئی نہ تھا. اس نے ٹوائلٹ کا دروازہ کھولا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا. گاڑی برق رفتاری سے چل رہی تھی. چلتی گاڑی سے اترنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا. ٹکٹ کلیکٹر نے برابر کی بوگی بھی چھان ماری مگر وہ کہیں نظر نہ آیا. پھر ٹکٹ کلیکٹر واپس آیا. اب وہ اس بوگی میں آیا جس میں بارات سفر کر رہی تھی. یہ بوگی اس بوگی سے ملحق تھی جس میں وہ لمبا چوڑا آدمی بیٹھا تھا. ٹکٹ کلیکٹر نے سوچا ہو سکتا ہے وہ پچھلی بوگی میں نہ گیا ہو، آگے والی بوگی میں گیا ہو. جب وہ اس بارات والی بوگی میں آیا تو ماموں فرقان اپنا قصہ ختم کر چکے تھے اور سب دم بخود بیٹھے تھے. تب ٹکٹ کلیکٹر نے اس لمبے چوڑے آدمی کے بارے میں ان لوگوں سے استفسار کیا. نہیں جناب، ادھر کوئی ایسا آدمی نہیں آیا، ماموں فرقان نے ٹکٹ کلیکٹر کو بتایا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اتنی سی دیر میں کہاں غائب ہو گیا. کیوں، کیا ہوا؟ کوئی خاص مسئلہ ہو گیا؟ بڑا خاص مسئلہ ہے جناب، میں تو پریشان ہو گیا ہوں. ٹکٹ کلیکٹر نے پڑھے لکھے آدمی کو دیکھ کر سوچا کہ ان لوگوں کو وہ تفصیل سے اس آدمی کے بارے میں بتائے. ان لوگوں نے ٹکٹ کلیکٹر کو اپنے درمیان جگہ دے دی. تب ٹکٹ کلیکٹر نے جو اس پر گزری تھی کہہ سنائی.
उसका किस्सा सुनकर सबके मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। आपने उसके साथ कोई बदसलूकी तो नहीं की? कुछ देर के बाद मामू फुरकान ने पूछा। नहीं, मैंने उससे सिर्फ टिकट ही मांगा था। जब उसने कहा कि कैसा होता है टिकट, जरा दिखाओ, तो मैंने उसके बराबर वाले मुसाफिर से टिकट मांगा। फिर मैं पूरी बोगी के मुसाफिरों से टिकट मांगता चला गया, लेकिन किसी के पास टिकट ना मिला। हत्ता कि जो टिकट्स मेरी जेब में पड़े हुए थे वो भी गायब थे। फिर आप एक दूसरी बोगी में टिकट लेने चले गए, और जब वहां से टिकट लेकर आए तो वो आदमी गायब था। फुरकान मामू ने कहा, यह अच्छा हुआ कि आपने उसके साथ कोई बदसलूकी नहीं की, वरना मुश्किल में पड़ जाते। क्यों मामू, क्या हो जाता? इस मर्तबा अकबर बोला। जाने क्या हो जाता, मामू फुरकान बोले। मैं आपका मतलब नहीं समझा जी, टिकट कलेक्टर ने परेशान होकर पूछा। आपको कुछ अंदाजा हुआ कि वो कौन था? मामू फुरकान ने सवाल किया। नहीं जी, टिकट कलेक्टर ने कहा। वो जिन था, मामू फुरकान ने बड़े इत्मीनान से कहा। इस इंकिशाफ पर सारे बारातियों की सिट्टी गुम हो गई। टिकट कलेक्टर के जिस्म में अचानक सर्दी की लहर दौड़ गई। वो कपकपाने लगा। उसके मुंह से बमुश्किल निकला, जिन। फिर यह खबर बड़ी तेजी से गाड़ी में फैल गई कि गाड़ी में जिन आ गया है। गाड़ी में जिन, इस खबर को जो भी सुनता कपकपा कर रह जाता। ये खबर एक मुसाफिर से दूसरे मुसाफिर, फिर बोगी से दूसरी बोगी में, यहां तक कि गार्ड तक पहुंच गई। गाड़ी अपनी बर्क रफ्तारी से उड़ी जा रही थी। सर्दी ने और शिद्दत इख्तियार कर ली थी। उस जर्द आदमी को पूरी गाड़ी में तलाश कर लिया गया था, लेकिन वो कहीं नहीं मिला था। जितने मुसाफिर भी कंबल ओढ़े बैठे या लेटे थे, उन सब के चेहरे अच्छी तरह देख लिए गए थे, लेकिन उस छुपकली जैसी रंगत वाले पुरस्कार आदमी का कोई पता न चला। रेलवे पुलिस का अमला जो उस गाड़ी के साथ चल रहा था, उसने टिकट कलेक्टर के साथ अच्छी तरह एक एक डब्बा, एक एक मुसाफिर चेक कर लिया था, लेकिन वो पुरस्कार बंदा हाथ ना आया था। बारात वाली बोगी में खौफ व हरास फैला हुआ था। खवातीन गाना भूल गई थीं और कंबलों और लिहाफों में घुसी एक दूसरे से चिमटी हुई थीं। बोगी के दरवाजे तो बंद थे ही, अब वो दरवाजे भी बंद कर लिए गए थे जो एक बोगी को दूसरी बोगी से मिलाते थे। आधे घंटे बाद एक बड़ा स्टेशन आने वाला था। लड़कों ने ताश खेलने बंद कर दिए थे और अब बिस्तरों में घुसे बैठे थे। रात के 3 बजे थे। गाड़ी किसी सनसनाती गोली की तरह उड़ी जा रही थी। राशिदा टॉयलेट जाने के लिए बेचैन हो रही थी। राशिदा दूल्हा अकबर की छोटी बहन थी। वो 20-22 साल की एक पुरकशिश लड़की थी। उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मेरे साथ टॉयलेट चलें, मैं अकेली नहीं जा सकती, मुझे खौफ आ रहा है। अरे खौफ किस बात का? राशिदा की अम्मी ने उठते हुए कहा, ये मामू फुरकान को तो हर जगह जिन नजर आते हैं। लोग चांद पर पहुंच चुके हैं और हम लोग अभी तक जिन भूतों के चक्कर में पड़े हुए हैं। आओ मेरे साथ। राशिदा की अम्मी टॉयलेट तक उसके साथ गईं। फिर उन्होंने टॉयलेट का दरवाजा खोला और बोली, जाओ अम्मी, आप यहीं खड़ी रहें, मैं अभी आती हूं। ये कहकर राशिदा टॉयलेट में दाखिल हो गई और दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद किए एक लम्हा भी ना हुआ था कि राशिदा बुरी तरह चीखती हुई टॉयलेट से निकली। राशिदा की चीख सुनकर अम्मी भी बदहवास हो गईं। उन्होंने आगे बढ़कर राशिदा को थाम लिया और परेशान होकर बोली, अरे क्या हुआ? राशिदा टॉयलेट से कुछ इस तरह चीखती हुई निकली जैसे उसने कोई खौफनाक चीज देख ली है। उसकी गिग्गी बंधी हुई थी, बोलना महाल था, आवाज हलक में फंस रही थी। वो बमुश्किल बोली, अम्मी वो। अरे क्या वो? क्या अंदर कोई छुपकली है? राशिदा की अम्मी ने जरा उसे डांटते हुए कहा, अच्छा मेरा गला तो छोड़, तू मुझसे इस तरह चिमट गई है जैसे अंदर सचमुच जिन देख लिया हो। राशिदा छुपकली से बहुत डरती थी। बावर्ची खाने में काम करते हुए अगर उसे कहीं छुपकली नजर आ जाती तो वो कुछ इस तरह चीख मारकर वहां से निकलती कि घर वाले दहल कर रह जाते। उसकी अम्मी को राशिदा की उन चीखों पर बड़ा गुस्सा आता था। वो झुंझला कर कहती, राशिदा आखिर तू कब बड़ी होगी? ढेंग की ढेंग हो गई, लेकिन तूने छुपकलियों से डरना नहीं छोड़ा। आखिर तू उस बेजरा जानवर से इतना क्यों डरती है? अरे झाड़ू उठा और उसे मार दे। अगर मारने की तुझ में हिम्मत नहीं है तो किसी बहन भाई को आकर बता दे, वो मार देगा। तुझे आखिर इस कदर चीखने चिल्लाने और उछलने कूदने की क्या जरूरत है? अम्मी उसे नसीहतें करती रहती, उसे डांट पिलाती रहती, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। उसे जहां कहीं भी छुपकली नजर आती
वो एक जोरदार चीख मारती और 10 गज दूर जा खड़ी होती। उस वक्त भी जब राशिदा चीखती हुई टॉयलेट से निकली तो उसकी अम्मी ने यही समझा था कि उसने अंदर कोई छुपकली देख ली है। राशिदा की अम्मी ने राशिदा को एक झटके से खुद से अलग किया और टॉयलेट की तरफ बढ़ी। अम्मी अंदर न जाएं, वहां एक खौफनाक काला बिल्ला है। राशिदा ने अम्मी का हाथ पकड़ लिया। अरे क्या बकवास कर रही है? जब मैंने दरवाजा खोला था तो वहां कुछ ना था। वो आगे बढ़ते हुए बोली, वो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। आपने पूरा दरवाजा कब खोला था? अब तो बिल्लियों से भी डरने लगी है। राशिदा की अम्मी को गुस्सा आ गया। तूने टॉयलेट जाना है तो जा, वरना मैं वापस जा रही हूं। अम्मी वो बहुत खौफनाक है। वो मुझे देखकर इस तरह हो रहा है कि आपको क्या बताऊं। राशिदा का वो मंजर याद करके दिल धक धक करने लगा। अरे तू मेरा हाथ छोड़, मैं देखती हूं। ये कहकर अम्मी ने राशिदा से अपना हाथ छुड़ाया और टॉयलेट के दरवाजे को एक मर्तबा फिर खोला। अभी उन्होंने दरवाजा थोड़ा सा ही खोला था कि अंदर से किसी बिल्ले की गुर्राने की आवाज आई। उस आवाज में कोई ऐसी बात जरूर थी कि राशिदा की अम्मी, जो खानदान भर में बड़ी निडर मशहूर थीं, उस आवाज को सुनकर एक लम्हे को लरस कर रह गईं और दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। दरवाजा धाड़ से दीवार से जा लगा। काला बिल्ला गुर्राता हुआ बाहर आया। उसने दरवाजे पर रुककर राशिदा की अम्मी को देखा। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा थीं और पूरा जिस्म कोयले की तरह सियाह था। वो जसीम बिल्ला था। उसकी जिसामत किसी छोटे कुत्ते से कम ना थी। राशिदा की अम्मा ने फौरन उस पर से नजरें हटा लीं और उसके सामने से हट गईं ताकि वो टॉयलेट से बाहर निकल जाए। राशिदा का उस बिल्ले को देखकर दम निकला जा रहा था। वो अम्मी के पीछे दुबकी हुई थी और थर थर कांप रही थी। काला बिल्ला उन्हें देखकर एक बार फिर गुर्राया और तेजी से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही राशिदा की टांगों से टकराया। राशिदा चीख मारकर अम्मी की गर्दन में झूल गई। राशिदा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी टांगों से कोई लोहे की चीज टकराती हुई निकल गई हो। अम्मी ने उस काले बिल्ले को बोगी के अंदर जाते देखा। फिर उन्होंने मुड़कर राशिदा से कहा, जाओ अब टॉयलेट हो आओ। अम्मी मुझे बड़ा डर लग रहा है, आप यहीं खड़ी रहें। हाँ मैं यहीं खड़ी हूं, तुम जल्दी से फारिग होकर आओ। राशिदा लरसती हुई अंदर गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया मगर चटखनी नहीं लगाई। उसे खुला छोड़ दिया ताकि यहां से बाहर निकलने में कोई दिक्कत पेश ना आए। 3-4 मिनट के बाद वो बाहर निकली। अम्मी को दरवाजे पर देखकर उसे इत्मीनान हुआ। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी चलिए। राशिदा और उसकी अम्मी एक साथ ही कंबल में बैठी हुई थीं। कंबल सुकड़ा हुआ सीट पर पड़ा था। राशिदा ने बैठने के लिए जैसे ही कंबल उठाया तो उसकी फलक शिगाफ चीखें बोगी में बुलंद होने लगीं। वो कुछ इस तरह से हड़बड़ाकर पीछे हटी कि अगर अम्मी बर्थ की जंजीर न थाम लेती तो जमीन पर गिर जाती। वो काला बिल्ला कंबल के अंदर बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ था। कंबल के उठाते ही उसने जमीन पर छलांग लगाई और बर्थ के नीचे चला गया। राशिदा की चीखें सुनकर बराबर के पार्टीशन से अकबर ने ऊपर की बर्थ से छलांग लगाई और खवातीन वाले हिस्से में आ गया। क्या हुआ? उसने अम्मी से पूछा। जाने कहां से एक कमबख्त बिल्ला आ गया है। अभी टॉयलेट में था, वहां से भगाया तो हमारे कंबल में घुसकर बैठ गया। अम्मी ने बताया। अब कंबल से निकलकर बर्थ के नीचे जा घुसा है। जिनकी खबर ने पहले ही खवातीन में दहशत फैलाई हुई थी। सारी खवातीन अपने अपने कंबलों में बैठी या लेटी थीं। राशिदा की दिलदोज चीखों और काले बिल्ले की आमद ने उन्हें और खौफजदा कर दिया। सारी खवातीन ने अपने आप को लिहाफों और कंबलों में अच्छी तरह छुपा लिया था। बिल्ले की खबर पाकर खानदान के और कई लड़के भी उठकर इधर आ गए थे। अकबर ने बर्थ के नीचे झांक कर देखा। बर्थ के नीचे हल्का अंधेरा था। उस हल्के अंधेरे में उसे एक कोने में बिल्ले की लाल लाल आंखें दहकती हुई नजर आईं। फिर उसने गुर्राने की आवाज सुनी। अकबर ने करीब ही पड़ा हुआ ऊंची एड़ी का सैंडल उठाया और झुककर उस काले बिल्ले को दे मारा। वो सैंडल उसके सर पर लगा। काला बिल्ला बर्थ के नीचे से गुर्राता हुआ भागा और अब सामने वाली सीट के नीचे घुस गया। किधर गया? अकबर ने अब दूसरा जूता हाथ में ले लिया था। इधर सीट के नीचे, एक लड़के ने बताया। अकबर ने इस मर्तबा झांक कर देखने के बजाय अंदाजे से जूता फेंक कर मारा। उसकी काली दुम सीट से बाहर निकली हुई थी। इस मर्तबा जूता काले बिल्ले के पेट पर पड़ा। वो वहां से गुर्राता हुआ निकला और इस मर्तबा लड़कों वाले हिस्से में एक बर्थ के नीचे चला गया। बोगी में बिल्ले की आमद से अच्छी खासी खलबली मच गई थी। वो बिल्ला जूता खाकर एक सीट से दूसरी सीट के नीचे चला जाता।
बोगी में मुसलसल किधर गया की आवाजें गूंज रही थीं। शोर सुनकर फुरकान मामू उठकर अपने पार्टीशन से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बाहर घमसान का रन पड़ा है। हर लड़के के हाथ में एक जूता और नजरें जमीन पर थीं। क्या हुआ भाई? मामू फुरकान ने पूछा। एक बिल्ले ने परेशान कर रखा है मामू, अकबर ने कहा। इधर से मारते हैं तो उधर घुस जाता है, वहां से भगाते हैं तो इधर आ जाता है। मारो नहीं उसे, मामू फुरकान ने हिदायत की। ऐसे ही घेर कर बाहर निकाल दो। फिर उन्हें ख्याल आया कि डब्बे के तमाम दरवाजे बंद हैं, गाड़ी चल रही है, ऐसे में उसे बाहर निकालना मुमकिन ना था। फिर वो कुछ सोचकर बोले, ऐसा करो कि टॉयलेट का दरवाजा खोल दो और उसे उसमें बंद करके बाहर से दरवाजा बंद कर दो। मामू फुरकान की यह तजवीज़ अच्छी थी। सारे लड़के उस काले बिल्ले को मारने पर तुले हुए थे। किसी ने उससे छुटकारा हासिल करने के बारे में गौर न किया था। उससे छुटकारा मामू फुरकान की तजवीज़ पर अमल करके ही हासिल किया जा सकता था। तब अकबर ने अपने खानदान के लड़कों और दोस्तों को इस तरह खड़ा किया कि बिल्ला सीट के नीचे से निकले तो उसका रुख टॉयलेट की तरफ हो जाए। कुछ देर की मेहनत के बाद अकबर अपने साथियों की मदद से उस काले बिल्ले को टॉयलेट में घुसाने में कामयाब हो गया। बिल्ले के टॉयलेट में जाते ही अकबर ने उसका दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। उस बोगी में सारे अपने ही लोग थे, इसलिए यह खतरा न था कि कोई टॉयलेट का दरवाजा खोल देगा। बोगी के तमाम लोगों को बता दिया गया कि इस टॉयलेट में बिल्ला बंद है, लिहाजा दूसरा टॉयलेट इस्तेमाल करें। लड़कों का ख्याल था कि अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही इस बिल्ले को दरवाजा खोलकर बाहर निकाल देंगे। लेकिन हुआ यह कि कई स्टेशन आए और चले गए, लेकिन उस बिल्ले को टॉयलेट से बाहर निकालने के लिए कोई ना उठा। असल में बात यह थी कि रात अपनी बिखरी जुल्फों को समेट रही थी। सुबह होने को थी। रात भर बारातियों ने उधम मचाया था। अब सब नींद की लपेट में थे और लिहाफों और कंबलों में दुबके नींद के मजे ले रहे थे। सुबह के वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी। राशिदा की अम्मी की आंख खुली तो उन्होंने राशिदा को उठाया। फिर एक एक करके सारे बाराती जाग गए। अकबर को फौरन बिल्ले का ख्याल आया। वो अपनी बर्थ से नीचे कूदा और टॉयलेट की तरफ चला। उसके साथ खानदान के एक दो लड़के और भी हो गए। टॉयलेट का दरवाजा खोलने से पहले अकबर ने बोगी का दरवाजा खोला ताकि बिल्ला टॉयलेट से बाहर आए तो सीधा दरवाजे से प्लेटफॉर्म पर चला जाए। अकबर ने टॉयलेट का दरवाजा खोला। उसका ख्याल था कि दरवाजा खुलते ही वो काला बिल्ला फौरन बाहर आएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। तब अकबर ने टॉयलेट में झांक कर देखा, अंदर कोई न था। टॉयलेट खाली पड़ा था।